हेलो, हाँ जी। तो मेरे प्यारे, चलिए फिर आज हम लोग बायोलॉजी के जो अध्याय 11 को लेकर चल रहे थे, जीव और समष्टियाँ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। उससे आगे आज हम लोग फिर से लेकर के आए हैं, यह पार्ट दूसरा होगा। ठीक है, चलेंगे। तो भाई सभी विद्यार्थी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, पिछले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जीव और समष्टियों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। यह जो चैप्टर है कंप्लीट अपन पढ़ना है मेरे भाई, पर्यावरण के बारे में, और उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि यह हमारे ज़िंदगी से रिलेटेड भी चैप्टर हैं। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यह दूसरा पार्ट होगा, हम लोग आज देखते हैं। चलिए देखिए, पिछला पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, प्रकाश कारक को हम लोग देख चुके हैं ना, कि हमारा जो पर्यावरण के लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि प्रकाश की किरण यदि नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। और जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों का चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए भाई, आज इससे नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं अपन यहाँ से क्या है कि प्रकाश जीवों के विकास, वृद्धि एवं रोग को प्रभावित करता है। प्रकाश की कम या अधिक मात्रा के आधार पर ठंडे प्रदेश के लोग गोरे तथा गर्म प्रदेश के लोग काले होते हैं। क्योंकि भाई देखिए, यह जो प्रकाश है वह हमारा पर्यावरण को किस प्रकार इफेक्ट करता है, ऐसे देखिए। क्योंकि हम जान रहे हैं, अभी गांव घर में भी आप लोग सुनते होंगे चाहे जानते होंगे कि धूपा में नहीं जाना, करिया हो जाएगा, है ना। क्या ऐसा होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि धूप रहेगा, बहुत ज़्यादा यदि प्रकाश रहेगा तो हम प्रकाश में काले हो जाते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं रहता है, ठंडा प्रदेश होता है, वहाँ पर मेरे भाई ज़्यादा लाइट नहीं होने से वहाँ के लोग ज़्यादा गोरे गोरे होते हैं, है ना। आप लोग समझ सकते हैं कि अंग्रेज, है ना, जो ब्रिटेन के जो थे वह ज़्यादा गोरे गोरे थे। क्यों? क्योंकि वह ठंडे प्रदेश है, इसीलिए, है ना। चलिए, तो यह भी हमारा जो प्रकाश है वह पर्यावरण को इफेक्ट करा रहा है। आगे देखिए कि यह जीवों की जनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। देखिए कितना बड़ा चीज़ें हैं। प्रकाश जीवों के जनन क्षमता को भी प्रभावित करता है भाई, और प्रकाश ही पत्तियों के पर्णरंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है। सही बात है ना। आगे देखिए कि साधारणतया पर्णरंध्र सूर्योदय के समय खुलते तथा सूर्यास्त के समय बंद हो जाते हैं। देखो प्रकाश कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है ना। यह पौधों की पर्याप्त एवं अपेक्षित वृद्धि के साथ उन्हें मजबूती प्रदान करता है। इसी कारण पर्याप्त प्रकाश में उगने वाले पौधों के तने छोटे, मोटे और मजबूत होते हैं। देखिए कितना मस्त बात है ना, कि जहाँ पर मेरे भाई, है ना, प्रकाश ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर पत्ते छोटे होते हैं, है ना। तो देखो हमारा किस प्रकार से प्रकाश भी पर्यावरण को किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है। आप जानते होंगे कि राजस्थान में जो बालू पर, जो रेत पर जो पौधे होते हैं उसके पत्ते नहीं होते हैं। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पत्ते बड़े रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के कारण जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी प्रकाश के द्वारा वह खींच लिया जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो पौधे हैं उसके पत्ते नहीं होते हैं बराबर, क्योंकि वह वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, पानी उससे और खींचा जाएगा, है ना। तो देखो किस तरीके से हमारे पेड़ पौधे पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है भाई प्रकाश का। अगर देखिए, जबकि अंधेरे में उगने वाले पौधों के तने दुर्बल, कमजोर व क्षीण होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पुष्पों एवं फलों की सामान्य
वृद्धि होती है ना। प्रकाश यदि ढंग से उपस्थित है, प्रकाश यदि अच्छा से मिल रहा है तो पेड़ पौधे भी विकास करते हैं, फूल भी अच्छे तरीके से खिले रहते हैं, फल भी एक बेहतरीन तरीक़ा से होता है भाई। तो देखो पौधा के लिए प्रकाश का होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि जब वृक्षों तथा अनाज के पौधों में फूल आ रहे हो उस समय प्रकाश का होना आवश्यक है। समझ रहे हैं ना, है ना। जिस समय जो फूल पत्ती जो होता रहता है उस समय भाई प्रकाश का होना ज़रूरी है, नहीं तो फल अच्छे से नहीं हो पाएंगे पौधे में, ठीक है ना। देखिए तो किस प्रकार यह जो है पर्यावरण को इफेक्ट कर रहा है प्रकाश भी, है ना। चलेंगे भाई, कितना मस्त है, बेहतरीन और शानदार है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं आगे कि यह जीवों की शारीरिक संरचना का प्रमुख घटक है, क्योंकि जीव द्रव का 70% से 80% भाग जल है। यह जीवों के ताप को भी नियंत्रण करता है, ठीक है ना। तो भाई प्रकाश यदि सही से रहेगा तो क्या होगा, ताप को भी, है ना, नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई मृदा कारक, है ना। अभी हम लोग देख लिए प्रकाश कारक देख लिए, तो अब देखते हैं हम लोग मृदा कारक। देखिए मृदा जीवों के निवास के लिए आवश्यक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में बहुत सारे जीव है जो अपना आश्रम, है ना, बना के रखता है, उसका घर है, निवास स्थान है ना। बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखते होंगे आप, केचुआ को भी देखते होंगे कि बरसात के समय में वह ज़मीन से नीचे निकलता है, इसका मतलब मिट्टी में वह अपना घर बनाए हुए हैं। उसके साथ तमाम ऐसे जीव जंतु है जिसका निवास स्थान मिट्टी है भाई, है ना, मृदा है। और देखिए कि तथा इसके अभाव में पौधों का विकास असंभव है। उसके साथ साथ यदि मिट्टी नहीं होगा तो फिर पौधा का विकास कैसे होगा, तो पौधा के विकास में भी मिट्टी बहुत बड़ा योगदान निभाता है, मृदा। और देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह प्राणियों को प्रभावित करती है। भाई यदि प्राणी तो प्रभावित हो ही रहा है, या तो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि मिट्टी नहीं रहेगा, मृदा नहीं रहेगा तो फिर पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, और जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु इस पृथ्वी पर कैसे रह पाएगा, है ना। तो तमाम जो चीज़ें हैं, देखो किस तरीके से हमारा यह पर्यावरण या जो पृथ्वी है वह एक दूसरे से को रिलेट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नहीं रहेगा तो हमारा, है ना, आराम से ज़िंदगी चल जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करता है। हर एक चीज़ पृथ्वी को बैलेंस करके रखा हुआ है, सब चीज़ का होना बेहद ज़रूरत है। आगे देखिए कि मृदा में पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि विद्यमान होते हैं, है ना। देखो कितना आवश्यक है ना। मृदा में पौधों के विकास के लिए जो पौधा के विकास हेतु चाहिए होता है वह आराम से मृदा पौधा को प्रोवाइड कर देता है ना। क्योंकि हर जगह हम पौधा को सारा न्यूट्रिशन तो देने नहीं जाते हैं ना, है ना, नहीं जाते हैं। तो सोचो मिट्टी ही उसको भरपूर करता है ना, मिट्टी ही उसको पूर्ति करता है। तो मिट्टी में ये सब भी है जो पौधे के लिए आवश्यक होता है, जो पौधों के विकास एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। मृदा की अम्लीयता एवं क्षारीयता भी पौधों को प्रभावित करती है ना। यदि देखो आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना, क्षार, अम्ल, क्षार और लवण केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़े होंगे। वहाँ पर आप पढ़े होंगे इस मिट्टी के बारे में कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिट्टी के जो उपज होता है मिट्टी में वह कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि मिट्टी अम्लीय ज़्यादा हो गया होगा या क्षारीय ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है ना, और मिला करके उसको ठीक किया जाता है। तो मृदा जो है, मिट्टी जो है वह अम्लीय और क्षारीय भी हो सकता है, जिसके कारण पौधे को क्या करता है, पौधे उससे प्रभावित होते हैं। तो मिट्टी के अम्लीय और क्षारीय होना भी यह पौधा प्रभावित होता है उससे भी, ठीक है। चलिए आगे देखिए
अजैविक कारकों से अनुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक है। अजैविक कारकों से अनुक्रिया, देखिए किसी जीव का बाह्य वातावरण के साथ साम्यावस्था व संतुलन तथा प्रतिकूल वातावरणीय परिवर्तनों के बावजूद भी शरीर का स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने की क्षमता समस्थैतिकता कहते हैं, है ना। समस्थैतिकता आप याद रखेंगे, मतलब हर वातावरण को अच्छा होना, हमारा बॉडी है ना सही रहे यह ज़रूरत नहीं है, हमारा शारीरिक स्थिति भी सही होना चाहिए, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं समस्थैतिका। आगे देखिए, बहुत से जीवधारी अपने शरीर का स्थिर वातावरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं ना, इसको थोड़ा सा सक्षम करेंगे, सक्षम नहीं होते हैं। आगे देखिए, तनाव युक्त अजैविक कारकों से निपटने के लिए ये जीव निम्न क्रियाकलापों का सहारा लेते हैं, जैसे नियंत्रण, जिसको हम लोग रेगुलेशन बोलते हैं, नियमन, है ना। तो नियंत्रण नियमन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। देखिए, कुछ जीवधारी शरीर ताप व परासरणीय सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसे जीवधारी है जो अपन टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करके रखते हैं तथा समस्थैतिकता को बनाए रखते हैं। ऐसे सभी जीवधारी नियंत्रक कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी पक्षी आदि, है ना। ये क्या है, यह भाई क्या है, यह एक ऐसे जीवधारक है जो आराम से नियंत्रण कर लेता है टेम्परेचर वगैरह को अपने आप से, कि उसका बॉडी का बनावट कुछ ऐसा टाइप का होता है जिससे वह आराम से कर पाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक आपको समझ आया होगा, है ना। बेहतरीन क्लास है, आप लोग दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जी, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, चाहे अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल हो या फिर अत्यधिक ठंडा हो, इसके बावजूद इसके शरीर ताप को नियंत्रित करने की क्षमता होती है ना। देखो, हम जानते हैं कि अधिक ठंडा प्रदेश में भी बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, उसके साथ साथ सहारा मरुस्थल जो है वहाँ पर भी बहुत ऐसे जीव जंतु रह रहे हैं। तो यह जीव जंतु की क्षमता है, उनके शरीर का बनावट ही कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे जीव आराम से बहुत ज़्यादा गर्मी को भी एडजस्ट कर पाएगा और बहुत ज़्यादा ठंडा को भी एडजस्ट कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना लाइफ को जीता है ना। उसके साथ देखिए, पौधों में इस प्रकार की आंतरिक ताप नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं होती है ना। लेकिन पौधा में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता है ना। नॉर्मली तो आराम से रह पाता, थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत कम हो जाए तो उस स्थिति में ये भी पौधा सक्षम नहीं रह पाता है ना। चलेंगे भाई आगे देखिए, अनुरूपता संरूपण, ठीक है। देखिए, लगभग 99% जीव या पौधे किसी स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं, बहुत अच्छा, तथा इनमें ताप नियंत्रण क्रियाविधि का भी अभाव होता है। ऐसे जीव उष्मा क्षेपी, शीत रुधिर वाले या विषम तापी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यह ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे भाई। आगे देखिए कि बहुत से जलीय जीवों की परासरण सांद्रता स्थिर नहीं रहती है। जल की सांद्रता बदलने के साथ साथ इसके शरीर तरल की सांद्रता भी परिवर्तित होती है। अतः वे सभी जीवधारी जिनका शरीर ताप व शरीर तरल परासरणीयता व्यापक वातावरण के साथ परिवर्तित होता है,
रूपक कहलाते हैं। भाई इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। विषमतापी होते हैं और यह किस प्रकार से चीज़ें हैं इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और अनुरूपक को भी आप याद करके रखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है प्यारे, ठीक है जी। चलेंगे अगला, देखिए अगला है आंशिक नियंत्रक। आंशिक नियंत्रक, देखिए कि कुछ जंतु अनुरूपक व नियंत्रक के मध्य की स्थिति में होते हैं। बहुत अच्छा, मतलब दोनों के मध्य में होते हैं, है ना। अनुरूपक और नियंत्रक के बीच का पोर्शन में होते हैं, है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं, ये समस्थैतिकता को एक सीमा तक नियत बनाए रखते हैं, किंतु इनके आगे या अनुरूपक की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे जंतुओं को आंशिक नियंत्रक कहते हैं, जैसे कुछ जलीय अकशेरुकी। भाई इसको भी याद रखिएगा, आंशिक नियंत्रक। क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंशिक नियंत्रक क्या है ना, अनुरूपक क्या है, नियंत्रक क्या है, इन तमाम चीज़ें आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्या है, अभिगमन। अगला है भाई कि अभिगमन या प्रवास करना। देखिए अभिगमन प्रवास करना क्या होता है, देखिए कि भोजन, अनुकूल मौसम, आवास एवं अन्य कारकों से एक समिष्टि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गमन मुख्यतः अभिगमन कहलाता है ना। ये तो समझ रहे हैं भाई, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवास के लिए, मौसम परिवर्तन के होता है तो उसके लिए जाता है, भोजन के ढूंढने के लिए जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिगमन कहते हैं। ये दैनिक कालिक मौसम के अनुसार भी हो सकता है ना। मौसम परिवर्तन होने से भी कुछ जीव जंतु इधर उधर, है ना, होते हैं अपनी आवास के लिए, ठीक है, जाते हैं भोजन वोजन के लिए भी और अपनी आवास के लिए, है ना। चलेंगे भाई, देखिए अगला क्या है कि मौसमी अभिगमन का अच्छा उदाहरण इस प्रकार है कि सर्दी के मौसम साइबेरिया व उत्तरी क्षेत्र से साइबेरियन पक्षी क्रेन टील भोजन एवं उपयुक्त वातावरण की खोज में उड़कर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में चले आते हैं। समझिए, मतलब साइबेरिया से पक्षी उड़ करके राजस्थान तक आ जाता है। यह क्या है, यह मौसम अभिगमन है, क्योंकि मौसम में जब वहाँ पर उतार चढ़ाव होता है तो उसके अनुकूल मौसम वहाँ नहीं दिखता, तो वह उड़ उड़ करके अपना भारत में आते हैं। बताइए, है ना, कितना बड़ा इफेक्ट करा रहा है ऐसी। अगला देखिए, अस्थायी निष्क्रियता। अस्थायी निष्क्रियता, निलंबित करना। जीवाणु, कवक, निम्न पौधे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं को उत्पन्न करते हैं। जैसे ही अनुकूल दशा आती है ये अंकुरन करते हैं। वे सभी जीव को नियंत्रक नहीं है, हाँ ना, सही बात है, क्योंकि ये चीज़ें तो सभी में होगा नहीं भाई, है ना, सब में तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आगे देखिए कि अभिगमन करने से भी सक्षम नहीं है और विपरीत परिस्थितियों में अपने क्रियाकलापों अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, डायापाल जैसे क्रिया अपनाते हैं। ठीक है भाई, हाँ, तो ये चीज़ें आप लोग याद करके रखेंगे, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा क्योंकि चैप्टर है हल्का सा तो आपको याद करना पड़ेगा ही, है ना। चलो भाई, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। आप लोग इसको फिर से दोबारा देखने का प्रयास करना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।